भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। फटाफट देख लें कि किस तरह के संकेत आते दिख रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। एसजेएक्स निफ्टी 8 पॉइंट नीचे है, 8 पॉइंट ऊपर है और 10-12 पॉइंट का डिस्काउंट अगर आप मानकर चलें तो 10,000 के बेहद नजदीक और कल के लाइफ टाइम हाई 9,982 के आसपास खुलने के संकेत, इसके ऊपर खुलने के संकेत आपको नजर आएंगे। एशियाई बाजारों में कामकाज थोड़ा ठंडा है। निक्केई, शंघाई, कॉस्पी नीचे, अरे हांगकांग खुल गया है। हैंगसेंग बताइए, हैंगसेंग 30 पॉइंट नीचे, थोड़ा सा ठंडा काम है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, मिला जुला सा कारोबार है वहाँ पर इस वक्त। तो ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट ज़्यादा है नहीं, बढ़ना है तो हमें अपने दम पर बढ़ना है, अपने नतीजों के दम पर बढ़ना है, जो कल बाजार बंद होने के बाद काफ़ी बेहतरीन आते हुए भी दिखे। इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर एक्शन में रह सकते हैं। उन्हीं से कुछ स्टॉक्स पर बात की जाए। इससे पहले मयूरेश जोशी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, एंजल ब्रोकिंग के। मयूरेश, ये बताइए कि क्या 10,000 के लेवल पर भी खरीदारी करने का ही वक्त है या फिर थोड़ा डर है आपको, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे? नहीं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अनिल जी बिल्कुल आ सकती है, पर मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंडियन मार्केट्स में रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि थोड़े वैल्यूएशंस कुछ सेक्टर्स में फ्रॉथी हो गए हैं। पर आई थिंक अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेके चले तो मुझे लगता है आई थिंक लेवल सिर्फ एक थ्योरेटिकल फिगर होती है। आई थिंक मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज हर एक टाइम पे मिलती है। चलिए, तो थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन ध्यान तेजी का ही रखना चाहिए। कुछ स्टॉक्स जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, हुडको मुनाफा तो ठीक दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी एसेट क्वालिटी को लेकर चिंताएं हैं। कैसे रीड किया आपने मयूरेश जी, बताइए हुडको को। मॉर्निंग एमएन जी, आई थिंक यस यू आर राइट। एसेट क्वालिटी में थोड़ा आई थिंक एक क्वेश्चन मार्क सा बन जाता है, और जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आती आई थिंक जो अप्रिसिएशन होता है स्टॉक प्राइसेस में, आई थिंक एक स्पैनर इन द व्हील जैसा हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि आई थिंक विद द काइंड ऑफ इंक्रीज दैट वी प्रॉब्ली सीन इन द स्टॉक प्राइस, अगर 1-2 क्वार्टर में कंसिस्टेंसी ना दिखे तो थोड़ा मनी विल बी टेकन ऑन द टेबल। तो माय सेंस इज दैट सम प्रॉफिट बुकिंग विल हैपन ऑन हुडको। और असली एक्शन तो उन 4 निफ्टी की कंपनियों में देखने को मिलने वाला है जिनके नतीजे कल मार्केट बंद होने के बाद आए। ऑन द फेस ऑफ इट तो सब अच्छे दिख रहे हैं, कोई अंदर जाकर प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जैसे हुडको में दिख रही है। इनफैक्ट अगर आज 10,000 पहुंचना तो यही नतीजे पहुंचाएंगे। देखिए, सबसे पहले अंबुजा सीमेंट बेहद दमदार परफॉर्मेंस, इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस, पर टन 1,077 करोड़ रुपए का रियलाइजेशन, वो बहुत ही बेहतरीन कहा जाएगा। तो अंबुजा के नतीजे हर पैरामीटर पर बीट है, और अब तक जो सीमेंट कंपनी के नंबर्स आए उनमें सबसे बेस्ट है। तो और ऐसा भी नहीं कि नतीजों के पहले बहुत भाग चुका है, तो ये पहला। दूसरा, जी एंटरटेनमेंट, नतीजे और नतीजों के बाद का गाइडेंस बहुत जबरदस्त है। 30% के ऊपर का मार्जिन मेंटेन करना, और खासतौर से स्पोर्ट्स बिजनेस का जो इनका लॉस हो रहा था वो निकल गया। 30% के ऊपर का गाइडेंस भी मेंटेन रखा है, ये बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है ये इन नंबर्स के बाद जी, ये हालांकि थोड़ा भागा हुआ है जी के केस में, लेकिन फिर भी अब भी अपसाइड बनती है। तीसरा, भारतीय इंफ्राटेल, जिस तरह से टेंडेंसी बढ़ रही है इनकी, क्योंकि जाहिर सी बात है रिलायंस जियो का जो रोल आउट हो रहा है उससे इनको बड़ा फायदा हो रहा है ये, और मार्जिन्स उनके जो उम्मीद से बेहतर आए, तो भारतीय इंफ्राटेल के लिए, भारतीय एयरटेल नहीं, भारतीय एयरटेल के तो आ जाएंगे, भारतीय इंफ्राटेल के भी नतीजे दमदार हैं। वहाँ पर भी हालांकि भारतीय इंफ्राटेल ने भी आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन फिर भी जगह वहाँ पर बनती है। आइबुल हाउसिंग फाइनेंस एसेट क्वालिटी मेंटेन रखी है, 0.85 के आसपास इनके जो एनपीआई है वो काफ़ी बेहतरीन कहे जाएंगे। हालांकि स्टॉक महंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अगर स्टॉक अगर आज किसी भी वजह से कमजोर हो तो आइबुल हाउसिंग फाइनेंस भी यहाँ से एक्शन दिखा सकता। तो ये नंबर हैं हेमंत चारों निफ्टी के। वाओ, बहुत ही देखिए आप, ये जो प्री ओपनिंग ट्रेड में बुल्स चाहते हैं ना, वो होता हुआ दिख रहा है। 10,000, अच्छा 10,000 के सीधा पार, 10,050, 60, काश यहीं खुल जाए आज। बस 10,000 के पार खुलेगा तो रुकेगा नहीं, ये बात तो पक्की है। फिर तो शॉर्ट कवरिंग और ऊपर ले जाएगी और कुछ लोग और उत्साह में खरीदारी भी करेंगे। चलिए, तो पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 60 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 60 अंक ऊपर निफ्टी है, और करेंसी मार्केट में हमने मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत की। 8 पैसा कमजोर है, 64-34 के मुकाबले में हम खुले हैं 64-42 पर। तो कोई खास नहीं, करेंसी मार्केट स्टेबल से आपको नजर आएंगे इस वक्त। ये इस वक्त का रुझान है। एक और स्टॉक जो यहाँ पर एक्शन में नजर आ रहा है, L&T इन्फोटेक, इसके भी कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे ठीक दिख रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशन के भी नतीजे उम्मीद से बेहतर दिख रहे हैं, हालांकि काफ़ी खराब नंबर्स की उम्मीद थी, लेकिन मार्जिन वगैरह जिस तरह से बेहतर हुए हैं। सुमित, ये बताएं कि क्या ये स्टॉक एक कुछ टेक्निकल बाउंस बैक या कुछ इसमें शॉर्ट्स बनी तो शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है? अनिल जी, आपने कौन सा स्टॉक पूछा? टाटा कम्युनिकेशन। जी बिल्कुल अनिल जी, ये स्टॉक के अंदर एक मूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छी पुल बैक यहाँ से देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है
635 के आसपास। यानी जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक ये स्टॉक के अंदर एक बार सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी पिछले 15 से 20 दिनों में ऊपरी लेवल से अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा दिया है और स्टॉक का इमीडिएट रेजिस्टेंस बन के जो आ रहा है वो है 675 680। आई थिंक प्रेजेंट लेवल से हमें 675 680 तक का पुलबैक देखने को मिलेगा और वो पुलबैक 675 680 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर हमको एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल पुलबैक के लिए खेला जा सकता है, 635 के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ये तो टाटा कम्युनिकेशन पर नजर रखिएगा आप। अगर कोई शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन रहा है तो फिर वो शायद जस्ट डायल का बन रहा है। आप देखिए 700 रुपए तक मैक्सिमम बायबैक करेगी कंपनी। अच्छा, ये भाव तो किसी ने नहीं सोचा था, इतना बड़ा भाव ये सामने रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कुल 83 करोड़ रुपीस ही बायबैक पर खर्च करेंगे। तो भाव को मेंटेन करने की जो ये कोशिश है, बताइए करना क्या चाहिए? इसमें एक चीज और भी है, वो ये कि ये ओपन मार्केट परचेज है, टेंडर ऑफर नहीं है। ऐसा नहीं कि 700 रुपये में हर एक का शेयर बिकेगा, यानी कि कंपनी जब इनका मन करेगी तब बाजार में से खरीदेगी। इसलिए वो बायबैक उतना दमदार नहीं होता जितना दमदार आप वैसे देखते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक बढ़ रहा है आज तो उसकी वजह है इसके दमदार नतीजे वाकई में थोड़े सरप्राइजिंग लग रहे हैं। जिस तरह से ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर आई और प्रॉफिट आया, तो ये नंबर्स के दम पर थोड़ी सी एक तेजी बन सकती है, शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। वैसे ऊपर में लोग निकलने की राय इसमें ज्यादातर देते हैं। पूछते हैं मयूरेश जी से। मयूरेश जी, देखिए मार्जिन तो बेटर आए हैं, 16.6% थे पिछले साल, इसी तिमाही में वो बढ़कर 17.1% आए हैं। जस्ट डायल कैसे अप्रोच करेंगे इसे आप? नहीं, जैसे अनिल जी बता रहे थे, आई थिंक जो ओपन मार्केट का है, आई थिंक एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द स्टॉक आउट फ्रॉम द मार्केट। दूसरी चीज, आई थिंक रिजल्ट्स आर बेटर देन एस्टिमेट्स, बट अगर कॉम्पिटिटर्स को हम पैन आउट करते हैं तो कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी काफी स्ट्रांग अभी भी है। आई थिंक उनके जो ऐप डाउनलोड्स हैं, आई थिंक दे स्टिल नीड टू पिक अप पेस। तीसरा, आई थिंक इन्होंने आई थिंक एक अपफ्रंट कॉस्ट इनबिल्ट की है मॉडल में। जब तक रेवेन्यूज और कैश फ्लो स्ट्रांग नहीं रहते तो ऑफसेटिंग इफेक्ट शायद मार्जिन को आई थिंक यही लेवल्स तक रख सकता है। तो आई थिंक एक्सपेंशनरी मोड में अगर कंपनी को जाना है ऑपरेटिंग लेवरेज पे, तो आई थिंक कैश फ्लोज इंप्रूव करने पड़ेंगे। दैट डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशंस। तो मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर के नतीजे बिल्कुल देखने पड़ेंगे। अगर कंसिस्टेंसी रही तो स्टॉक इतना पीटा हुआ है कि पूरा का पूरा रीरेट हो सकता है। बट आई एम नॉट रोलिंग आउट अ ट्रेडिंग मोमेंटम। तो ट्रेडिंग मोमेंटम बिल्कुल और बरकरार रह सकता है स्टॉक। ट्रेडिंग मोमेंटम तो बन सकता है, लेकिन ट्रेडिंग मोमेंटम तो बनता उन्हीं शेयरों में जो बताए जाते हैं स्टॉक 2020 में, और हर रोज वो 20 शेयर आपको पता है जिस डायरेक्शन में बताए जाते हैं उसी डायरेक्शन में बड़ा उछाल या बड़ी गिरावट दिखाते हैं। तो देख लेते हैं आज कौन से हैं वो 20 दमदार खिलाड़ी जहां पर एक्शन दिखने वाला है। स्टॉक 2020 का अपडेट। मेरी पूरी टीम में आज देखिए बल्लेबाजों को जगह ज़्यादा मिली है और शुरुआत टेलीकॉम कंपनियों से। थीम ऐसी चुनी है कि वो सेक्टर्स जो काफ़ी पिट चुके हैं उन पर आपका नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे हैं। निफ्टी में 10,000 की अगर तेजी बनती है आज तो फिर ये सेक्टर्स अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइडिया, भारतीय एयरटेल को टीम में शामिल किया है। MTNL एक और टेलीकॉम कंपनी जिसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। PSU बैंक्स के ऊपर भरोसा है क्योंकि यहाँ पर सरकार कंसोलिडेशन को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स कर सकती है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, विजया बैंक को आज टीम में शामिल किया है। और बाजार में तेजी अगर होगी तो ITC जैसे स्टॉक्स यहां से मदद करेंगे। सिगरेट के दाम भी इन्होंने बढ़ा दिए हैं GST में फेरबदल के बाद। और डेल्टा कॉर्प ने कल मार्केट बंद होने के बाद अच्छे नतीजे पेश किए हैं। रियल एस्टेट कंपनियों पर नजर रखिए। 2 अगस्त को होने वाली RBI की पॉलिसी में रेट कट की उम्मीद के चलते पेनिनसुला लैंड और अनंतराज इंडस्ट्रीज में भी अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल सकती है। खरीदारी पर ही फोकस है और उम्मीद की जा रही है कि अच्छे रिटर्न्स आपके बनेंगे। जस्ट डायल बाईबैक 700 रुपए पे अच्छी खबर। रत्नामणी मेटल्स को काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले हैं। अशोक लेलैंड को भी कर्नाटक राज्य परिवहन से कई सारे बड़े ऑर्डर मिले, 3000 बसें सप्लाई करने का। IRB इंफ्रा की जो गुजरात राजस्थान टोल रूट थी उसमें कलेक्शन शुरू हो गया है। टाटा कम्युनिकेशन और गुजरात अंबुजा सीमेंट बहुत बढ़िया नतीजे पेश किए हैं। जी एंटरटेनमेंट के नतीजे भी काफ़ी बेहतरीन है, तो वहाँ तेज़ी बन सकती है। लेकिन इक्विटास में गोल्डमैन सैक्स ने बड़ी बिकवाली करी है तो वो नेगेटिव है। DB रियल्टी ने एक टाई अप किया है भायखला में करीब 30 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन डेवलप करने का, तो वो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और हटको ने एक बार फिर बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं, तो वहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, तो प्री ओपनिंग ट्रेड्स लगभग सेटल हो चुके हैं और एक इतिहास बनने जा रहा है 10,000। जी हाँ, ये लेवल आज आपको खुलते ही दिख सकता है और 80 अंक ऊपर देखिए
सेंसेक्स खुलने की तैयारी करता हुआ। तो जिसका इंतजार हम सबको था वो आज दिन है लगता है, और नतीजे तो कल बाजार बंद होने के बाद क्या दमदार निकल कर आए। बिल्कुल, और तेजी होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से होगी, इन दमदार नतीजों के दम पर बाजार नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है। कहाँ से आ रही है तेजी? HDFC बैंक 3% मजबूत, अंबुजा 2.5% मजबूत। नहीं, अभी सेटल नहीं हुए। ओके, 9:06 हुए, अभी होने दे, थोड़ी देर और सेटल होने दे इनको, फिर देखते हैं कि किस तरह का रुझान बनता है। लेकिन स्टॉक्स डेफिनेटली एक्शन में है। HDFC बैंक का इसी शेयर ने, आपको याद है, कल भी बाजार का मूड काफी सुधारने की कोशिश की थी और क्या दमदार नतीजे आए थे, और एक ही बार में जो इन्होंने प्रोविजनिंग कर ली, ये बाजार को पसंद आया और ये क्वालिटी मैनेजमेंट है। आज बड़े अपग्रेड्स भी इसके लिए निकल कर आए हैं। तो पूछते हैं एक बार, कुणाल ये बताइए, स्टार परफॉर्मर है बाजार का और बैंकिंग स्टॉक्स का, क्या उम्मीद है आज आपकी इससे? देखिए, मुझे लगता है कि आपको और बड़ा अपसाइड यहाँ बनते हुए दिखेगा। हेमंत, देखिए, जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है, मुझे आज तक HDFC बैंक नीचे जाता हुआ नहीं दिखा है। लगातार कंटिन्यूस अप ट्रेंड आपको इस काउंटर में देखने को मिला है, जो कि बहुत रेयर होता है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भी HDFC बैंक परफॉर्म करता चला जाएगा। किसी भी डिप में अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो मुझे लगता है इस काउंटर को बाय करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से भी मुझे लगता है कि 1700 अब इसके लिए एक फ्लोर बन गया है, तो 1700 का एक स्टॉप लॉस रखकर डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ओके, तो HDFC बैंक बड़े अपग्रेड्स आज आए हैं कल के नतीजों के बाद। और कल लोगों को पहले ये लग रहा था कि इन्होंने एग्रीकल्चर वाले में जो 60% का इनके टोटल ग्रॉस NPA, उनमें से 60% एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, तो लोगों को लगा कि ये तो बड़ी डर वाली बात है। फिर समझ में आया कि ये अच्छी बात है कि वहाँ से अगर NPA हैं, वहाँ इन्हें प्रोविजनिंग करनी पड़ रही, तो वो तो जाहिर सी बात है इन्हें लेने नहीं पड़ेंगे, अल्टीमेटली सरकार ही करेगा। देखिए, CLSA की रिपोर्ट दमदार यहाँ पर आती हुई दिख रही है और इसके दम पर यहाँ और तेजी होने की संभावना इस वक्त आपको नजर आएगी। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन सेटल हो चुके हैं। सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 10,000 के पार खुलने की तैयारी निफ्टी की आपको नजर आएगी। एक और स्टॉक जो बड़ा तेजी से खुलता हुआ दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग के चलते, जस्ट डायल 5% मजबूत है। सुमित, ये बताएं, अगर 5% ऊपर खुला है तो फिर क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? अनिल जी, एक बार न्यूज के चलते ये स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलेगा, वरना अदरवाइज तो जस्ट डायल एक ऐसा स्टॉक है जिसके लिए जब भी डायल करे तब सेलिंग के लिए डायल करना चाहिए। बट अभी एक बार इसमें इमीडिएटली न्यूज है तो शायद हो सकता है कि एक बार ऊपरी तरफ हमें एक पुलबैक का मूव देखने को मिले। एक बार इसको पुलबैक आने दीजिए, ऊपर में कहां सस्टेन होता है वो देखने दीजिए, उसके बाद वापस इसके अंदर बनेगा सेल ही ऊपरी लेवल पे, क्योंकि स्टॉक में अभी तक कोई मेजर ट्रिगर्स, मेजर फंडामेंटल्स चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक न्यूज के चलते पुलबैक है। तो एक बार ये पुलबैक आने दीजिए, इमीडिएटली एक बार सेल व्यू देना भी सही नहीं होगा और गैप अप ओपनिंग के बाद फ्रेश बाय करना भी सही नहीं होगा। खुलने के बाद देखना पड़ेगा ये स्टॉक कहां सस्टेन करता है। चलिए, तो ये बताइए अब सुमित, ये तो 10,000 पर आज खुलने की तैयारी हो रही है, प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल हो चुके हैं, 10,010 आपका टारगेट तो खुलते ही हासिल हो गया। अब क्या करेंगे 10,000 के लेवल पर, ये बताइए। बिल्कुल हेमंत जी, 10,000 क्रॉस करने के बाद इसमें और तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 10,000 पे जो OI बिल्डअप है उसको शॉर्ट कवरिंग के रूप में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये स्टॉक निफ्टी इमीडिएटली 100 से 150 पॉइंट की तेजी और दिखाएगा। तो इंट्राडे के लिए 10,050 का टारगेट है 10,000 के लेवल टूटने के बाद। बट ऐसा लगता है कि अगर ये शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और अगर 10,000 के ऊपर आज हमको क्लोजिंग देखने को मिल गई तो ये मान के चले 9,800 से 10,000 का जो मूव था उतना ये मूव आगे एक्सटेंड हो जाएगा और हमें ऊपर में 10,200 से 10,300 तक के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग में ये नेक्स्ट 3 दिन में हमें निफ्टी 200 पॉइंट का मूव भी दिखा दे। आज का क्लोजिंग मायने रखेगा। देखा जाए तो सेबी के उस ऑर्डर का बड़ा योगदान है इस 10,000 को हासिल करने में, नहीं? हाँ, उसमें उसकी वजह से थोड़ा प्रीपोन हो गया, शॉर्ट कवरिंग हो गई, अदरवाइज तो होना तो था ही, लेकिन हाँ वो एक ट्रिगर हो गया जहाँ से जिस दिन वीकेंड पर ऑर्डर आया था फ्राइडे शाम को और मंडे को नया लाइफ हाई बनाया। 7 तारीख को शाम को आया था और 10 तारीख को हमने नया लाइफ। हाँ, और लोगों को लग रहा था कि ये तो बड़ा खराब है, वीकेंड पे सब लोग P-Notes पे बैन हो गया। एक्चुअली लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि कब पॉजिटिव न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ पॉजिटिव हो जाती है, कब लोग न्यूज़ को देखने का नज़रिया बदल लेते हैं, वो अलग चीज़ है। तो P-Notes के नाम से ऐसा डरा रखा था लोगों को कि P-Note का नाम कहीं भी आया मतलब बाजार गिरेगा। सही बात, चीज़ें बदल गई। अब जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए वो ये है कि देखिए, आपके FIs के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। जब आप 1,000 रुपए के भी शेयर खरीदने जाते हैं तो पहले KYC पूरा सब कुछ, सारी डिटेल दीजिए, पैन कार्ड से लेकर एवरीथिंग। तो फिर FIs के लिए ऐसा क्यों नहीं
उनके लिए भी बराबर होना चाहिए और वही हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आज की तेजी जैसा कि हमने आपको कहा कि HDFC बैंक के नाम है और कल भी देखिए क्या बढ़िया तेजी देखने को मिली, नतीजों के आने के बाद वो भागा और आज फिर एक गैप अप ओपनिंग के लिए तैयार है। ICICI बैंक पर भी नजर रखिएगा, ये शेयर भी आज दमदार तेजी दिखाने के लिए तैयार है। और आपको बता दूं मूडीज ने कहा है एक्सिस और ICICI बैंक इसके ऊपर रेटिंग में कोई बदलाव नहीं है। इनफैक्ट अगर भीतर जाकर देखें तो उनको ज्यादा अच्छी बातें ही समझ में आ रही है। एक्सिस चलिए आज नतीजों के चलते, कल नतीजों के चलते इतना अच्छा शायद प्रदर्शन नहीं दिखाया लेकिन दिखा चुका है, लेकिन ICICI बैंक इस पर एक राय ले लेते हैं। कुणाल जी बताइए, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है, HDFC बैंक और ICICI बैंक ये मदद कर लेंगे आज, ऐसा समझ में आ रहा है। ICICI बैंक पर इंट्राडे में क्या लेवल्स देखने चाहिए? देखिए बहुत शॉर्ट टर्म व्यू रखें हेमंत, तो मुझे लगता है 310 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो इंट्राडे टारगेट आप कहें तो 310 309 के आसपास होना चाहिए। सपोर्ट मुझे लगता है 300 के आसपास है, तो 300 से लेके 310 के बीच में ये काउंटर ट्रेड करेगा आज। ओवरऑल ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, खरीद करके ही चलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए ICICI बैंक का लीडरशिप पूरी आने की संभावना प्राइवेट बैंक से, इसमें कोई डाउट नहीं। और यही थोड़े से दबे हुए थे HDFC बैंक, ICICI बेहद मजबूत है, कोटक शानदार खरीदारी होती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक HDFC लिमिटेड, आज HDFC लिमिटेड के नतीजे कल है। कल के सेशन में थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखा था और कुछ शॉर्ट्स भी बनने के संकेत आए थे मुझे ये बताएं वागले साहब, HDFC के चार्ट क्या कह रहे हैं, क्या कोई शॉर्ट पोजीशन बनाने के संकेत अगर आज उछाल मिले तो? अनिल जी मुझे लगता नहीं है कि 1600 के नीचे जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 16 यानी 40 रुपए के लिए कर सकते हैं। 40 रुपए 30 रुपए अगर आज उछाल में मिलेगा तो वो वहां पर बाइंग कर लेनी चाहिए। और मेरा इधर डिस्क्लोजर होगा कि मैं ये स्टॉक ओन करता हूं मेरे पोर्टफोलियो में। ओके, तो इस पर रखिए नजर। हाई बीटा स्टॉक्स आज कमाल दिखा सकते हैं। देखिए रियल एस्टेट शेयरों पर नजर रखिएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। HDFC में मजबूत शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। ACC, अंबुजा ये सब आज अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ खुलने की तैयारी करते हुए। जी एंटरटेनमेंट भी अच्छे नंबर्स के बाद दौड़ लगाने के लिए तैयार है बिल्कुल। भारतीय इंफ्राटेल पर भी नजर रखिएगा। तो कमजोरी कहाँ है? टाटा मोटर्स अच्छा, HUL, एक्सिस सरप्राइजिंग आज मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आ रहे हैं। सुबह थोड़ा सा कमजोरी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। HCL टेक में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस थोड़ा वीक खुलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन बाकी करीब निफ्टी के 40 शेयरों में अच्छी मजबूती के साथ ओपनिंग होगी। तो आज की जो रैली है वो ब्रॉड बेस्ड नजर आ रही है। IT छोड़कर बाकी सब 100% आगे आ रहे हैं, कंट्रीब्यूट करने की तैयारी। इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का जो पार्टिसिपेशन अब आएगा, जो पिछले 2-3 दिनों में आप दिग्गजों में जो खरीदारी ज्यादा होते देखें, लेकिन सरप्राइजिंग बैंक निफ्टी सीधा 24,600, इंटरेस्टिंग 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी का जो 24,700 का टारगेट, क्योंकि 24,500 के बाद सीधा 200 पॉइंट ऊपर का टारगेट आ रहा था, तो सुबह मैं सोच रहा था कि 24,700 का टारगेट दूं या 24,600 का ही दूं। फिर मैंने कहा नहीं, जो आंकड़े कहते हैं वही सही है। कंसोलिडेशन अगर होगा, जिसका चर्चा हम लोग कल से कर रहे हैं, आप याद करिए, तो PSU बैंक्स में ज्यादा तेजी देखने को मिली। प्राइवेट सेक्टर बैंक तो अच्छे हैं ही, लेकिन PSU बैंकों में भी दमदार तेजी होगी और सरकार तैयार हो चुकी है। तो ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, PSU बैंक्स पर भी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए आज करते हैं शुरुआत। और इस वक्त पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई, तैयार हो जाइए। इतिहास बनने की पूरी तैयारी है। 10,000 के पार निकलने की पूरी तैयारी है। अब देखते हैं प्री ओपनिंग सेशन की तरह ही मजबूत 10,000 के पार खुल पाते हैं। कुछ भी हो, रिकॉर्ड तो बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जिन लेवल पर हम खुलेंगे सेंसेक्स निफ्टी सब पर, ये अब तक का उच्चतम स्कोर आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। चलिए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है, 10,000 का लेवल छूता हुआ निफ्टी, और अब तक का सबसे ऐतिहासिक स्तर निफ्टी खुला है 10,000 पर। यह पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा है, 10,011। ये है अब तक का सबसे उच्चतम स्तर जो निफ्टी ने छुआ है। तो 10,000 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर है इस वक्त, और मिड कैप शेयरों में 1.4% की मजबूती, और बैंक निफ्टी भी सेंचुरी मारता हुआ 100 पॉइंट ऊपर है। तो रिकॉर्ड बनते हुए सेंसेक्स निफ्टी, कांग्रेचुलेशंस। और ये है पहली बार 5 डिजिट में आपकी स्क्रीन पर निफ्टी जबरदस्त तेजी के साथ भारतीय बाजारों में कारोबार बुल्स फॉर्म में है। और आप देखिए बैंकिंग स्टॉक से सबसे ज्यादा सहारा मिलता हुआ, हालांकि 10,000 छूने के बाद नीचे जरूर आए हैं, लेकिन आप देखिए चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। कौन से वो स्टॉक्स हैं जो मदद कर रहे हैं आज निफ्टी को? तो भारतीय इंफ्राटेल देखिए, जो अनिल कह रहे थे, अच्छे नंबर्स के बाद क्या तेजी देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट में अच्छी रैली। भारतीय एयरटेल नतीजों से पहले देखिए मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ। तो टेलीकॉम कंपनियों पर नजर रखिएगा।
आइडिया पर भी नजर रखिए, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और वेदांता, HDFC बैंक कल की तेजी को और आगे बढ़ाते हुए जश्न का दिन है आज, इतिहास बनाने। जश्न का दिन है और ये जश्न हम मनाते हुए और इस जश्न में वागले साहब को भी शरीक किया जाए। वागले साहब, कांग्रेचुलेशंस, बधाई आप सब लोगों को, हिंदुस्तान के सभी इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत बधाई। और सबसे खास बात है कि 7,000 से 10,000 की जो ये निफ्टी की नॉन स्टॉप तेजी हुई है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने बनाया तो वो आपने बनाया है, हिंदुस्तान के दर्शकों ने बनाया है। क्योंकि इस बार की तेजी पूरी की पूरी तरह से FIs की नहीं, भारतीय निवेशकों की तरफ से हुई, तो इसलिए इन 10,000 के हमारे लिए मायने बेहद अहम है। बिल्कुल वागले साहब, दिसंबर 31 को बात हुई थी 10,000 की, लगा था इतनी जल्दी हासिल हो जाएगा और आप ऐसे निफ्टी के इस प्ले कार्ड को पकड़ेंगे। ये बताइए। नहीं लगा था, मुझे लगा था कि 6-8 महीने लगेंगे, तो 6-8 महीने ही लगे वैसे, तो उस हिसाब से लगा था। बट हाँ, मतलब चलिए, तो लेकिन ये एक सबसे बड़ा आंकड़ा इस वक्त का 10,000 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ पूरी तरह से। इस वक्त मुझे मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड को देखिए जिस पर 10,000 नजर आ रहा है। सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन चीज तो देखने लायक यही है। बिल्कुल, और कलर्स देखिए, भारत की जीत है और इसीलिए देखिए ट्राई कलर एकदम बिल्कुल। और ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन दिखाता है, हमारी आर्थिक स्थिति दिखाता है, हमारी ग्रोथ दिखाता है, हमारी कंपनियों की परफॉर्मेंस दिखाता है, हमारे इन्वेस्टर्स का भरोसा दिखाता है कि किस तरह से हिंदुस्तान के बाजारों में उनका जो भरोसा बना है, भले ही देर से बनाओ लेकिन बनने के बाद अब उन्हें मुनाफा होता दिखा है। ये एक और बात जो हेमंत खास दिखाता है वो ये कि हम लोगों में भी ताकत कम नहीं है। विदेशी निवेशक बेचना चाहे बेचे, उनके इकोनॉमी में कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार, भारतीय इकोनॉमी अपने दम पर आगे बढ़ सकती है। तो ये है इस वक्त 10,000 का रिकॉर्ड सर आपके सामने। चलिए बाजार के एक्शन पर करते हैं फोकस। अब 80 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 22 अंक ऊपर निफ्टी है। 10,000 के आंकड़े को छूने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, आना भी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग हर लेवल पर होनी चाहिए, बाजार की सेहत के लिए वो है बेहतरीन। तो ये है इस वक्त का लेवल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुमित जी से। मुझे एक याद आती है बात, सुमित जी आप कहते थे पिछले 2 हफ्तों से अब की बार 10,000, कैसी फीलिंग है बताइए। मैं मिस कर रहा हूँ ये आप लोग के साथ ये बैनर, मैं भी शायद हाथ में लेके यहाँ बैठना मुझे चाहिए था। जब हमने मार्च अप्रैल के आसपास बोला था कि निफ्टी 10,000 लग रहा है और आज अचीव हो रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि 3 महीने के अंदर ये टारगेट्स आ रहे हैं और ये अचीव हो रहे हैं। और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दर्शकों को भी और आपको भी, क्योंकि ये लेवल्स लाइफ में फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हो कि ये यहां से एक मार्केट्स की बहुत बड़ी शुरुआत हो और जो रैली हमने पिछले कुछ सालों में देखी 5,000 6,000 निफ्टी से 10,000, वैसी रैली हमको आने वाले कुछ सालों में अब 10,000 से ऊपर की तरफ देखने को मिल जाए। तो वो तो हुई लॉन्गर टर्म की बात। अभी इमीडिएटली मार्केट्स के अंदर तेजी का ही माहौल है, तेजी करके ही चलना चाहिए। कोई भी टिप अगर मिलता है, इन लेवल से अगर करेक्शन देखने को मिलती है तो उसमें बाइंग करके चलना चाहिए। ओके, और इस बीच हमारे साथ बाजार के एक बड़े दिग्गज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रिलायंस म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटीज सुनील सिंघानिया साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बहुत बहुत बधाई आपको 10,000 की। और सबसे बड़ी बधाई मैं इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि इस तेजी में जो बड़ा पैसा आपने हिंदुस्तान के निवेशकों को बना कर दिया है, उसके लिए वाकई में आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बधाई एक्चुअली सब इन्वेस्टर को जानी चाहिए जिन्होंने इंडिया इक्विटी मार्केट पे फेथ रखी है। तो सबसे बड़ा बधाई के पात्र हमारे सब निवेशक हैं जी। बिल्कुल। हिंदुस्तान के बाजारों में जो तेजी हुई है उसका एक एग्जाम्पल मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सुनील जी, ये बताइए, आपका जो फंड 10 रुपए से शुरू हुआ, कितने सालों में इस वक्त जो NAV पहुंची है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे ताकि लोग यहां से आगे 10, 20, 25 साल में हिंदुस्तान में कितनी तरक्की इक्विटी मार्केट में हो सकती है उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करें। तो सर, निफ्टी 1994 में सेटअप हुआ था, वो 1000 का अभी 10,000 हुआ है 20 सालों में। उसी दरमियान हमारा फंड जो है वो 10 का 1,000 हो गया, 100 गुना। तो 10 वाला 1,000, तो 1 करोड़ जिसी ने इन्वेस्ट किया होगा 95 में, उसका अभी 100 करोड़ रुपए हो गए। वाह, इसे कहते हैं वेल्थ क्रिएशन। सर ये बताइए अब आगे की राह, क्योंकि 10,000 तो हासिल हो गया निफ्टी पर, आगे कितनी और तेजी लगती है आपको भारतीय बाजार में? क्योंकि देखिए सरकार जो है वो रिफॉर्म्स के दम पर जो काम कर रही है वो काफी काबिले तारीफ है। नहीं, आपका कहना बहुत सही है। सी वी आर वेरी क्लियर। अभी जो नियर टर्म है, बाजार सस्ते नहीं है, लेकिन जो अच्छा होता है वो कभी सस्ता नहीं मिलता है।
तो जैसे आपने कहा, ये हम एक कोई स्ट्रक्चरल दौर की तरफ गुजर रहे हैं जहाँ पे काफी चीजें एक साथ में अच्छी हो रही है। भगवान की कृपा है, मानसून अच्छे हैं, गवर्नमेंट बहुत फोकस्ड है एफिशिएंसी बढ़ाने में, टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करने में, करप्शन रिड्यूस करने में। बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे जीएसटी, जिसका नियर टर्म थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है बट आगे चल के देश को काफी फायदा दे सकता है। और तेल के जो दाम है इंटरनेशनल मार्केट में, वो कंटिन्यूसली $50 के नीचे हैं। तो आई थिंक मैक्रो फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, जो डोमेस्टिक रिफॉर्म प्रोसेस है वो पॉजिटिव है, एक गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है, और सही मायने में इन्वेस्टर भी इस टाइम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मनी फ्लो भी अच्छा है। तो आई थिंक इट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑल पॉजिटिव्स। तो अभी तो सब अच्छा ही लग रहा है सर। सर अच्छी फीलिंग होनी भी चाहिए। सुनील जी हमारे साथ रहिए। एक फटाफट रिएक्शन में हमारे साथ एक और बाजार के बड़े दिग्गज कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह हैं। नीलेश भाई आपका भी स्वागत है, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सुनील जी से हम बात करें। सुनील जी, आप वो तमाम फंड मैनेजर्स हैं हिंदुस्तान के लिए जिन्हें आज पूरे देश को सैल्यूट करना चाहिए, जिनकी वजह से निफ्टी 10,000 पर पहुंचा रहा। आपने इतने बेहतरीन तरीके से फंड मैनेज किए हैं, हिंदुस्तान के निवेशकों की वेल्थ बनाई है। बहुत बहुत बधाई आपको। अनिल जी, बधाई आपको भी और आपके दर्शकों को भी। हम तो एक मीन्स है ये एंड अचीव करने के लिए, और जैसे सुनील बता रहा था कि इस वक्त हमने मतलब जो 15-20 साल से मेहनत की उसका एक फल आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी अगर आज 10,000 पे पहुंची है तो उसके लिए आज का माहौल जिम्मेवार नहीं है। 15-20 साल से कंपनीज ने, फंड मैनेजर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, जो लोगों ने काम किया है, उस वजह से आज हम इस माउंट एवरेस्ट तक पहुंचे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट है कि ये माउंट एवरेस्ट के आगे जहां और भी है, मतलब एक जमाना था जब हमने 1,000 सेंसेक्स क्रॉस किया तो बहुत बड़ी बात लगती थी, फिर 5,000 सेंसेक्स क्रॉस किया तो बड़ी बात हुई, फिर निफ्टी का जमाना आ गया तो 5,000 निफ्टी बड़ी बात हुई, आज 10,000 निफ्टी हो गई है, कल हम इससे और भी आगे जाएंगे। ये जो लेवल है सुनील जी, फिर 5 साल बाद जब हम बात करेंगे तो ये एक नया बॉटम होगा, ये कह सकते हैं? देखो अनिल जी, एक मैं ना थोड़ा है ना इसको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। हम है ना ये जो नंबर्स है ना 5,000 निफ्टी, 10,000 निफ्टी, 30,000 सेंसेक्स, इससे थोड़े है ना कैरीड हो जाते हैं। लोगों को लगता है अरे 10,000 हो गया अब क्या। मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जैसे हमारी इनकम हर साल बढ़ती जा रही है, हमारी वेल्थ हर साल बढ़ती जा रही है। इंडिया की जीडीपी जो $100 बिलियन थी वो 1 ट्रिलियन हुई, अब वो 2 ट्रिलियन है। हमारा व्यू है कि ये 6-7 साल में $4 ट्रिलियन हो जाएगी। तो जब तक ये इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, ये मार्केट हरदम बढ़ते रहेगा। थोड़ा ऊपर नीचे होगा बाजार, दैट इज द वे मार्केट्स बिहेव। थोड़ा ऊपर भी होगा, कभी रिएक्शन भी आएंगे, बट अल्टीमेटली जब तक अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ है तब तक मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट इकोनॉमी, वो मार्केट भी बढ़ते जाएगा। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि अब तो 10,000 हो गया, अब मेरा क्या होगा। आई थिंक इट इज ओनली अ नंबर, और जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस है कि इंडिया ग्रोथ की तरफ है, तब तक ये नंबर आगे भी ये ऊपर ही जाएंगे। परफेक्ट, सही कह रहे हैं आप सुनील जी। लेकिन नीलेश भाई, जब हम सेलिब्रेशन के मूड में, और खास तौर से लोग कहते हैं कि बाजार में जब बड़े सेलिब्रेशन हो तो थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए, लेकिन क्या इस वक्त वाकई में 10,000 के लेवल पर कोई ऐसे यूफोरिया होने के संकेत हैं कि मतलब अनाप शनाप तेजी हो रही है, वैल्यूएशंस कुछ भी हो गए और मतलब बिना दिमाग लगाए लोग पैसा लगा रहे हैं, शेयर भाग रहे हैं, ऐसा तो सिचुएशन नहीं है ना? इस बार अनिल जी, लोगों ने अपने 2008 के एक अनुभव को काम में लगाया है, एंड बहुतेक मार्केट में यूफोरिया नहीं है, बट ऑब्वियसली कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पे यूफोरिया है, जहां पे वैल्यूएशन अपने फंडामेंटल से बहुत आगे चले गए हैं। तो ये कुछ लो फ्लोटिंग स्टॉक है जहां पे, बिकॉज फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है इसलिए प्राइस ऊपर चली गई। कुछ ऐसे भी स्टॉक है पेनी स्टॉक्स टाइप जहां पे लोगों ने भाव खींच लिया है। आज भी मार्केट में एक इनएक्सपीरियंस पैसा आता है जो सोचता है कि अगर 5,000 का भाव है तो महंगा है और 5 रुपए का भाव है तो सस्ता है। तो अगर ये छोटे से पोर्शन को अगर मार्केट में से निकाल दे तो बहुतेक मार्केट में यूफोरिया नहीं है, इनफैक्ट मैच्योरिटी है। और इसका सबसे बड़ा जो एक्सपेरिमेंट था वो नवंबर और दिसंबर 2016 में देखने को मिला कि जब एफआईआई मार्केट बेच रहे थे डिमोनेटाइजेशन की वजह से, और म्यूचुअल फंड में पिछले कुछ साल पहले पूरे साल में जितना पैसा आता था लोगों ने सिर्फ नवंबर दिसंबर 2016 में दे दिया।
तो मार्केट काफी मैच्योर्ड पैसा रिसीव कर रहा है बहुतेक मार्केट में। ऑब्वियसली कुछ पॉकेट है जहां पे यूफोरिया, ओवर वैल्यूएशन और ग्रीड दिख रही है। ये बताइए फिर यहां से अब आगे के लिए और कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर आपकी नजर है? कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 तारीख को रेट कट से के होप्स जग रहे हैं। क्या आप भी उस कैंप में हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नर साहब एक रेट कट देंगे, और क्या वो बाजार को सहारा देने का काम कर सकता है? इसके अलावा कोई और अगर इवेंट आपके जहन में हो तो बताइए सर। इस वक्त मार्केट 2 चीज प्राइस कर रही है। एक, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होगा, और दूसरा ब्याज के दरों में कटौती होगी। सो ये ब्याज के दरों की कटौती 2 अगस्त को दिख जाएगी और जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन सितंबर रिजल्ट में आ जाएगा। मार्केट को एक और ऑप्टिकल सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज इस बार दिवाली की जो स्टॉकिंग होती है, फेस्टिवल सीजन की बाइंग होती है, वो सितंबर क्वार्टरली रिजल्ट में दिखेगी। पिछले बार दिसंबर में डिमोनेटाइजेशन की वजह से प्रॉफिट कम था, इस बार दिसंबर नॉर्मल होगा, ईयर ऑन ईयर वापस वहां पे ग्रोथ दिखेगा, और सेम चीज मार्च में दिखेगी। तो यहाँ से जो 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसमें रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ब्याज के दरों में कटौती होगी और जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन ठीक होगी। ये सारी चीजें आज मार्केट को ट्रिगर दे सकती है। सुनील जी, अब ये बताएं यहाँ से तेजी के क्या कारण हो सकते हैं, और अगर बाजार को रुकना है, थोड़ा ठंडा होना है, थोड़ा वक्त बिताना है, तो उसके क्या कारण होंगे? तो दूसरा क्वेश्चन पहले लूंगा। आई थिंक नीलेश ने भी कहा कि एक सेगमेंट है मार्केट का जहां पे यूफोरिया है, जहां पे बिना वैल्यूएशन के शेयर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा करके काफी वो छोटे कंपनियों में है जो वेल रिसर्च्ड भी नहीं है। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा है ना लोगों को सावधान रहना चाहिए। बाकी जो जनरल मार्केट है उसमें 2-5% करेक्शन तो कभी भी आ सकता है। आज जियोपॉलिटिकल टेंशन सब जगह रहते ही हैं, वो कभी भी आ सकता है। तेजी के कारण कई हो सकते हैं। हमें लास्ट 2-3 साल में अर्निंग्स ग्रोथ दिखी नहीं। ये क्वार्टर में पहली बार हमें काफी कंपनियों में अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है डिस्पाइट जीएसटी का इम्पैक्ट। आई थिंक अभी हम आगे जाएंगे तो एक तो जीएसटी का इम्पैक्ट हमारे पीछे है, दूसरा एक फेस्टिव सीजन हमारे सामने है, बरसात ठीक ठाक हुई है तो उसका भी इम्पैक्ट है। तो आई थिंक ये सब को लेके हमको लगता है कि नेक्स्ट 6 महीने में अर्निंग्स ग्रोथ सरप्राइज काफी अच्छी आएगी। दूसरा एक अनिल जी हमको याद रखना चाहिए कि काफी चीजों को हम इग्नोर करते हैं, जैसे ऑयल है, ये हमारी सेविंग है $70 बिलियन एवरी ईयर। ये एक साल नहीं है। अगर हम जो व्यू हमारा है कि $40 से $60 के बीच में ही तेल रहेगा, अगर वो सही रहता है तो ये $70-80 बिलियन हमारा हर साल का सेविंग है। उसका हम अगर डीसीएफ कर ले में तो $1 ट्रिलियन का वैल्यू होता है। जीएसटी का इम्पैक्ट है जो 1% जीडीपी को ऐड कर सकता है। आज इतनी इनएफिशिएंसीज एफिशिएंसीज क्रिएट की जा रही है। आज अखबार में आया है कि इवन फूड की सब्सिडी है वो थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, उससे भी काफी सेविंग होगी। तो ये बहुत सारे जो स्टेप्स लिए गए स्ट्रक्चरल है और इसका इम्पैक्ट अभी तक पूरी तरह से लोगों ने उसको ना डिस्काउंट किया है ना सोचा है। तो जैसे मैंने पहले कहा, $2 से $4 ट्रिलियन का सफर है। जितना वेल्थ हमने 67 इयर्स में क्रिएट किया है उतना ही वेल्थ 7 साल में क्रिएट होने वाला है। आई थिंक वही अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टरों के लिए। बिल्कुल, तो अपॉर्चुनिटी अभी भी है, इन लेवल्स पर भी है, बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। नीलेश शाह साहब ये बताइए, बैंक्स ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिखाया है, बल्कि पिछले 2 दिनों में जो तेजी हुई हम देख रहे थे एचडीएफसी बैंक के नतीजे आने के बाद होती हुई नजर आई। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर अब आपका क्या व्यू है और ये सेक्टर आपको कैसा लग रहा है? पीएसयूज में भी खबरें आ रही हैं कि सरकार अब कंसोलिडेशन की बात कर रही है। ये होता है तो ये कितना बड़ा स्ट्रक्चरली चेंज होगा? नीलेश जी, बैंक्स पर आपसे राय जानना चाहता हूं। शायद नीलेश जी हमारे साथ नहीं है। सुनील सर, आपसे फिर यही सवाल, बैंक्स यहां से आपको कैसे लग रहे हैं और आप किसके ऊपर ज्यादा बुलिश हैं? आई थिंक बैंक्स में काफी अपॉर्चुनिटी है। हमारा रिटेल बैंक्स में तो फोकस था ही, थोड़ा लास्ट 6 महीने में थोड़ा फोकस कॉर्पोरेट बैंक्स की तरफ भी जा रहा है, जहां पे कैपिटल अवेलेबिलिटी इज नॉट एन इशू या कैपिटल एडिक्वेसी इज नॉट एन इशू। जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है एनपीए रिजॉल्व करने को, आई थिंक उसका नियर टर्म हो सकता है एक फ्रंट एंडेड इम्पैक्ट हो, बट लॉन्ग टर्म ये जो पेरिनियल प्रॉब्लम था बैंक्स में कि हर साल जैसे स्टेट बैंक 40-50 हज़ार करोड़ रुपया प्रोवाइड करता है एनपीए के लिए, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा थोड़ा सा है ना, लार्जर बैंक्स की तरफ मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है।
आई थिंक वो भी इम्पैक्ट होगा। तीसरा, इकोनॉमी में थोड़ी सी सुधार है, तो जैसे सेक्टर जैसे स्टील थे या मेटल्स थे, उसमें इम्प्रूवमेंट है, उससे भी एनपीए आगे चल के थोड़े कम हो सकते हैं। और जनरली अगर जो व्यू है कि इकोनॉमी फाइनली एक ग्रोथ पाथ की तरफ जा रही है, तो आई थिंक बैंक्स आर कंप्लीटली कोरिलेटेड टू द इकोनॉमी, तो वी आर इंक्रीजिंगली गेटिंग मोर पॉजिटिव ऑन कॉर्पोरेट बैंक्स। ओके, सुनील जी, आखिरी सवाल, ये बताएं कि 1000 से 10,000 पहुंचने में निफ्टी को जितना वक्त लगा, या 10,000 से 20,000 पहुंचने में वक्त काफी कम लगेगा, बहुत जल्दी बढ़ेंगे? वो तो 100% है सर, एक 10 गुना है और एक डबल ही है, तो वो तो बहुत कम वक्त लगेगा उससे। तो चलिए, तो बहुत बहुत कमाई होने की अभी भी पूरी गुंजाइश है। क्या राय देंगे आप इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा सवाल जो लोग पूछे हुए, बेच दें क्या, प्रॉफिट बुक कर लें क्या, निकल जाएं क्या, इतना बढ़ गया है, उन लोगों के लिए क्या सलाह है आपकी? अनिल जी, देखिए, अब अगर आप लास्ट 20 साल का हिस्ट्री देखोगे, जिसने भी इन्वेस्ट करके रख दिया, हो सकता है नियर टर्म उसको 10-20% भाव कम भी देखने मिले, लेकिन अल्टीमेटली वो फायदे में रहा। तो इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, बोलते हैं ना, ऑप्टिमिस्ट रहना या पॉजिटिव रहना हरदम फायदेमंद रहा है। तो पॉजिटिव रहिए, आपको हरदम फायदेमंद ही रहेगा वो। आपने पॉजिटिव रहने के जबरदस्त फायदे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एक बार फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं 10,000 निफ्टी के हासिल होने पर। और कुछ रिसर्च देखिए हमारी टीम ने करी और बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च, आशीष वर्मा हमारे रिसर्च हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बताइए निफ्टी का ये सफर कैसा रहा है? बेहद रोमांचक। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, पहली बार स्क्रीन पे आप सबने 5 डिजिट आंकड़ा देखा होगा, और ये जो निफ्टी की जर्नी रही है बेहद रोमांचक, बेहद इंटरेस्टिंग रही है। निफ्टी 50 की शुरुआत हुई थी 21 अप्रैल 1996 में, और हमने देखा 5,000 का आंकड़ा 27 अप्रैल 2007 में लगा, यानी कि ऑलमोस्ट 12 साल लगे निफ्टी को 5,000 की जर्नी क्रॉस करने में, और वहां से अब तक यानी कि आज करीब करीब यहां पे 11 साल लगे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इस जर्नी में 5 से 10,000 की, आपको याद होगा 2008 का वो समय था जब बहुत तगड़ा झटका फाइनेंशियल मेल्टडाउन के चलते लगा था। निफ्टी तब 6-6,500 के आसपास रूल करता था और 2,500 तक के लेवल्स तक स्लिप होता हुआ नजर आया था, और उन लेवल से उभर कर वापस 8,000 के स्तर पर जाने में निफ्टी को पूरे 6 साल लगे। साल 2014 में हमने वो 8,000 के स्तर छुए, और 2014 तो आप जानते हैं ऐतिहासिक साल था। एनडीए की गवर्नमेंट आई थी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ आई थी, सबको सरप्राइज करा था, वो गेम चेंजर बना था, रिवाइवल थे, होप्स थे कि इकोनॉमी रिवाइव होगी, बड़े मेजर्स लिए जाएंगे। उसके बाद स्टेट इलेक्शंस हुए थे जहां पे बीजेपी की पकड़ और मजबूत होती हुई नजर आई थी, परफॉर्मेंस सुधरा था। उसके बाद जीएसटी डीमोनेटाइजेशन जैसे हाल में रिफॉर्म्स होते हुए नजर आए, और इस बीच पूरे समय हमने देखा ग्लोबल मार्केट सुधरते हुए नजर आए, लिक्विडिटी बेहद स्ट्रांग थी, तो वो सपोर्टिव बनी इस जर्नी की। इनफैक्ट 9,000 से 10,000 तक के स्तर हमने महज 91 ट्रेडिंग सेशंस में क्रॉस कर डाले। और एक और इंटरेस्टिंग बात इस जर्नी की आपको बताता हूं, अब तक हम कहते थे एफआईआईएस का पैसा भारतीय बाजारों में झोंका जाता है, उसी से मदद मिलती है, पर इस बार इस जर्नी के लास्ट लेग में इसका विपरीत होता हुआ नजर आया। सबसे इंटरेस्टिंग एंगल था डीआईआई, घरेलू संस्थागत निवेशक, गजब का पैसा डाला था। पिछले 4-4.5 महीने का मैं हिसाब कर रहा था, 46,000 करोड़ रुपए अगर एफआईआईएस की तरफ से आए तो डीआईआईएस ने ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ के आसपास भारतीय बाजारों में झोंके हैं, और इस बार घरेलू पैसे से ये उच्चतम स्तर आपको नजर आ रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट वो है। तो ये है बड़े दमदार घरेलू पैसों का कमाल, और इनकी वजह से होती दिख रही तेजी। लेकिन इस बीच एक बार फटाफट बता दूं, बाजार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं, लेकिन कोई बड़े कमजोर होते हुए दिख रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कल के हाइज के पार निकलकर टिकते हुए दिख रहे हैं, तो अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और 20 पॉइंट की तेजी अब भी निफ्टी में बनी हुई है। सेंसेक्स अब भी 65 अंक मजबूत, और सबसे ज्यादा मजबूती बैंकिंग शेयरों से 24,500 के बाद। हेमंत, 10,000 के ऊपर निफ्टी वाली नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी 24,500 के ऊपर। और एडवांस डिक्लाइन देखिए ना आप देखिए, 2 गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर हैं। आशीष, ये बताइए, ये जो आपने इतनी खूबसूरत जर्नी बताई है, इसमें कौन से शेयरों ने सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और कौन से शेयर रहे फिसड्डी? मैं समझ रहा हूं शायद फार्मा और आईटी ने का रोल थोड़ा बिल्कुल बैंग ऑन है आप। लंबी जर्नी है, इसीलिए मैं एक काम करता हूं, 1 साल के रिटर्न से आपको इस जर्नी के लास्ट लेग में कहां से मोमेंटम आया वो समझाता हूं। निफ्टी ने पिछले 1 साल में 17-18% के आसपास के रिटर्न्स दिए, पर कुछ हेवीवेट्स थे, चुनिंदा हेवीवेट, जिन्होंने लास्ट लेग में बाजार की मदद करी है, जिसमें मारुति, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज आपकी स्क्रीन पे 40 से
70% के रिटर्न्स इन तीनों हैवी वेट्स ने दिए हैं। इंटरेस्टिंगली इस जर्नी में लास्ट लेग में मेटल्स का बड़ा तगड़ा आउट परफॉर्मेंस था। पिछले एक साल में तमाम निफ्टी की मेटल कंपनीज वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील 50 से 70% के रिटर्न्स। और एक इंटरेस्टिंग, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक इंटरेस्टिंग एंगल निकल के आया। वो एंगल था जो रिसेंटली निफ्टी में कंपनीज एंटर हुई थी उनका आउट परफॉर्मेंस। ये कौन सी कंपनीज हैं? अदानी पोर्ट, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आयशर मोटर्स। आपको याद होगा रीसेंट एंट्रेंट्स थे और इनमें भी 45 से 70% तक के रिटर्न्स देखने को मिले। और जैसे आपने राइटली पुट करा था, जो लेगार्ड्स थे, जिन्होंने मूड बिगाड़ा था या जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो फार्मास्यूटिकल, तमाम यूएस एफडीए के इश्यूज, मूड बिगड़ने का काम, ल्यूपिन, सनफार्मा, डॉक्टर रेड्डीज आपकी स्क्रीन पे 25 से 30% का दबाव। और एक और लेगार्ड पॉकेट थी, वो थी आईटी की। और वैसे आईटी के साथ साथ उसमें एक कोल इंडिया भी आप जोड़ लीजिए जिसने मूड बिगाड़ा। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, ये वो लेगार्ड्स थे जो हैवीवेट्स भी थे जिन्होंने मूड बिगाड़ा। तो ये हैं दमदार प्रदर्शन करने वाले वो तमाम स्टॉक्स और साथ ही थोड़ा दबाव बनाने वाले भी। चलिए, इस बीच बाजार जिन लेवल्स पर है एक बार फटाफट राय ली जाए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, संदीप वागले साहब, मयूरेश जोशी, कुणाल सरावगी, सुमित बगड़िया हैं। अब दीपेन शेठ साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में है। मोतीलाल ओसवाल से हमारे साथ रजत राजगढ़िया साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में, उनसे भी बात करें। उससे पहले कुणाल, फटाफट दिन के लिए आज निफ्टी के लेवल्स बताएं, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? सबसे पहले तो अनिल जी, आपने मुझे मौका दिया बधाई देने का, तो सबसे पहले आप सब लोगों को और दर्शकों को बधाई कि आज आपने 10,000 के लेवल्स निफ्टी पर देखे। मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे, शर्तिया बात है। और जो अगर आप देखें, एक असेंडिंग ट्रायंगल निफ्टी के लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर बना, जिसका ब्रेकआउट 9,000 के ऊपर हुआ है, उसका जो लक्ष्य है वो 11,000 है। तो मुझे लगता है 1,000 पॉइंट की तेजी और आपको निफ्टी की इसी रैली में देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत जल्दबाजी में बेचना नहीं चाहिए, और ऊपर के लेवल्स आते हुए निफ्टी में बहुत जल्द दिखाई देंगे। तो और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे निफ्टी में। यहाँ पर बेचने की जल्दबाजी मत करिएगा, है पोजीशन तो होल्ड करिए। रजत राजगढ़िया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सिक्योरिटी से। सर, स्वागत है आपका और सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं। 10,000 का ऐतिहासिक लेवल आज हमने सबने मिलकर हासिल किया। आप सबको भी शुभकामनाएं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है और हमारे करियर में हमने 10,000 इतने अर्ली फेज में देखा है, राइट। आगे आने वाले दिनों में हम यही कामना करेंगे कि मार्केट्स अपने इन गेन्स को बरकरार रखें। ये बताएं रजत जी, फिर ऐसी सिचुएशन में जब 10,000 छू चुके हैं, लोग यही जानना समझना चाहते हैं कि क्या वाकई में अब बहुत बढ़ गया है, थोड़ा सावधान रहें, प्रॉफिट बुक कर लें, एक बार अपने इन्वेस्टमेंट जो भी हैं, म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया हुआ उसे निकाल लें, या फिर बने रहें? ये तो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक स्तर है, कहीं कोई टॉप पीक एकदम हाईएस्ट लेवल आ जाने का वैसा कोई डर नहीं है। अनिल जी, जैसे कि ये 10,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड सिंस आप इस एक पड़ाव पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं दो ही सजेशंस देना चाहूँगा। जिस किसी ने भी ये 10,000 का लेवल में पूरा पैसा बनाया मार्केट में, उसी ने बनाया जो कंसिस्टेंटली मार्केट में इन्वेस्टेड रहा है। टाइमिंग करके आपने मार्केट्स के बड़े गेन्स किसी न किसी फेज में जरूर खोए हैं, राइट। अगर आपका व्यू इकोनॉमी के ऊपर, अर्निंग्स के ऊपर, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, सबके ऊपर पॉजिटिव है, तो हो सकता है इन द वेरी नियर टर्म आपको कुछ करेक्शन देखने मिले। पर जो भी 10,000 में बेचने का सोच रहे, वो 3-4% नीचे वापस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए प्लान करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का व्यू है कि यहाँ से मार्केट 15-20% गिरेगा। सो मेरे हिसाब से एक ऐसे स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में जहाँ पर मार्केट्स कंटिन्यूसली ऊपर जाने की तरफ इंडिकेशंस दे रहे हैं, एक 3-5% करेक्शन के लिए किसी को टाइम नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमने जो अपने सेविंग्स में बिहेवियर चेंज देखा है, जहाँ पर पहली बार पिछले 10-20 साल में कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की बाइंग चल रही है। ये ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, ये ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी इसमें कुछ महीनों बाद हम इंश्योरेंस की भी बात, सो डोमेस्टिक का पैसा काफ़ी लंबे टाइम बाद आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है बिकॉज आप बाकी जहाँ पर भी पैसा डालेंगे वो आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है। सो 10,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। बट मेरे ख्याल से आपको मार्केट को अब 10,000 के पार देखना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ आएगी, ये मार्केट्स और ऊपर जाता जाएगा।
तो सर ऐसे बाजार में अगर आपको कुछ सेक्टर्स चुनने हो तो कौन से सेक्टर्स आपको अभी भी आकर्षक लगते हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं, अभी हमारी रिसर्च टीम में ही आशीष बता रहे थे, आईटी और फार्मा ने इस बार कंट्रीब्यूट नहीं किया है। क्या ये सेक्टर्स में आपको दम लगता है, निवेश करना चाहिए? देखिए, अभी हम इतने इम्पोर्टेंट जंक्शन पे है कि आप मार्केट में ग्रोथ भी प्ले कर सकते हो और वैल्यू भी प्ले कर सकते हो। आपको अगर ग्रोथ प्ले करना है तो आपके पास प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटोज सब है। आपको अगर वैल्यू प्ले करना है तो आप कॉर्पोरेट लेंडर्स एंड कुछ फार्मा के स्टॉक्स भी ले सकते हैं। हमारे हिसाब से फार्मा और आईटी के बीच में हमारा व्यू फार्मा पे ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, बिकॉज हमको लगता है वहाँ पर अर्निंग्स रिबाउंड 1-2 क्वार्टर के बाद अच्छी आ सकती है। आईटी में हमको लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली लो रहेगी, जिसके कारण वैल्यूएशंस में आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा अपसाइड प्ले करने के लिए। बट ये पूरा का पूरा मार्केट डोमेस्टिक ड्रिवन रैली है, डोमेस्टिक ड्रिवन अप साइकिल है। सो आपको फाइनेंशियल्स, ऑटोज, सीमेंट, कंजम्पशन, इन्हीं सब स्टॉक्स के आसपास अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना पड़ेगा। और इस बीच हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के दीपेन शेठ साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दीपेन सर, स्वागत है, बहुत बहुत बधाई। और आपका कॉन्फिडेंस तो हमेशा से, जब जब हमने आपसे बात की कि घबराइए मत, हल्ला गुल्ला होता रहेगा, छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, तेज़ी ही करनी चाहिए, यही कॉन्फिडेंस अभी भी है ना? बिल्कुल। 10,000 सिर्फ एक पड़ाव है जी, मंजिल नहीं है। तो मंजिलें तो और भी हैं, और देश में जिस तरह का रुख में जो बदलाव आया, बात की एक सवाल आ गया मेरे, हवाएं जो बदल गई हैं। हाँ, ये बड़ी शायराना अंदाज में आप जो बात कर रहे हैं तो मेरे भी दिल में एक ख्याल आया है। हाँ, कहिए। कि ये जो 10,000 का निफ्टी है, ये सेंसेक्स जो 32,000 का है, निफ्टी 32,000 कब होगा? तो यही हमने सेंसेक्स 10,000 पर भी सोचा था कि निफ्टी 10,000 कब होगा। बिल्कुल। और इस जन्म में तो देख लिया है, और खुदा न खास्ता इस जन्म में हम निफ्टी को भी 30,000 पर देखेंगे। वाह, निफ्टी ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर देखेंगे। बिल्कुल। और जैसा कि मैं कह रहा था कि हवाओं का रुख जो है इस बार कुछ ऐसा है कि दिखना बिल्कुल संभव लग रहा है। यकीनन देखेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो नए नए पड़ाव हम हासिल करेंगे, ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग बात बताई कि मंजिल तो अभी बहुत दूर है। अच्छा, जो बहुत अच्छा काम हुआ है रजत जी, आप भी इससे सहमत होंगे कि सरकार में स्टेबिलिटी दिख रही है रिफॉर्म्स को आगे ले जाने की, और इस सरकार में आने के बाद ये अच्छी चीज और देखने को मिली है कि रियल एस्टेट से और सोने से लोगों का मोह टूटा और इक्विटीज में पैसा आना शुरू हुआ। ये और आगे जारी रहेगा? क्या आपको लगता है कि यही एकमात्र अच्छा बढ़िया एसेट क्लास है जिन्होंने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया, आज ये लेवल देखकर आज भी नया निवेश शुरू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, आप पिछले 10, 20, 30 साल में किसी भी फेज में देखेंगे, आज चूंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर है, आपका CAGR रिटर्न ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा दिखेगा, राइट। बट अगर आप किसी भी एसेट कैटेगरी के ऊपर व्यू ले, उसका जो भी अंडरलाइंग बेसिस होता है वो इक्विटीज़ को मैच नहीं कर सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। आप चाहे डेट ले ले, गोल्ड ले ले, रियल स्टेट ले ले, इंडिया में वो जो एक फैसिनेशन रहा है हमेशा गोल्ड और रियल स्टेट का, मुझे लगता है धीरे धीरे अब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, लोगों का व्यू इक्विटीज की तरफ और फेवरेबल होते जा रहा है। एंड इक्विटीज पे आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा तभी होगा जब आप अक्रॉस द बोर्ड अच्छा फील करोगे। सो मुझे लगता है इस मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने के बाद, कंटिन्यूअस रिफॉर्म मोड एंड कुछ रिफॉर्म्स तो बहुत बोल्ड रहे थे जो हमने सोचे भी नहीं थे कि इतनी जल्दी हो पाएंगे। ये सब चीजें लोगों को काफी पॉजिटिव फील करा रही है, और जब आप पॉजिटिव फील करते हो तो आप इक्विटीज में ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। जब आप कंजर्वेटिव होते हो तो शायद आप गोल्ड और डेट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। एंड रियल स्टेट में मुझे लगता है जैसे हम पूरा रियल स्टेट का मार्केट ट्रांजिट देख रहे हैं लग्जरी टू अफोर्डेबल हाउसिंग, इक्विटीज के लिए वो और ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इन्वेस्टर्स टिपिकली लग्जरी में ज्यादा पैसा पार्क करते हैं, अफोर्डेबल आपका टिपिकली एक नया मार्केट डेवलप हो रहा है। सो मुझे लगता है पूरा का पूरा माहौल, ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स
और पॉजिटिव सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटीज के लिए अभी भी अच्छा है। और जैसा हम बात कर रहे थे कि पहले जब सेंसेक्स 10,000 हुआ तब बड़ा उत्साह था कि पहली बार सेंसेक्स 10,000 हुआ है, तो हमने निफ्टी में ये उत्साह जो शुरू किया, दीपेंद्र सर और रजत सर आपको भी बताना चाहता हूँ, बाकी सब हमारे एक्सपर्ट, ये हमने शुरू किया 5,000 से। जब पहली बार निफ्टी 5,000 हुआ तो लगा कि यार कुछ बड़ी चीज़ हुई है। तो अब हम आपको एक खास चीज़ दिखाने वाले कि निफ्टी का 5,000 से 10,000 तक का सफ़र CNBC आवाज़ ने किस तरह से किया है। इंटरेस्टिंग है, देखिए। 5,002 के स्तर पर टिका हुआ सूचकांक नई ऊंचाई नापी, नई ऊंचाइयों पर अब भी कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। सुबह ही हम बात कर रहे थे कि नए हाईज बनेंगे और वही हुआ निफ्टी में। निफ्टी 7,000 के लेवल्स को आज ब्रीच करता हुआ नजर आया है, अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ। तेजी का सिलसिला बरकरार और पूरा एक्शन अनिल देखने को मिल रहा है। जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं 8,000 के पार निफ्टी को। 8,996.6 का पहले ऑल टाइम हाई था निफ्टी पर, उसको क्रॉस किया है भारतीय बाजारों ने। 9,000 का आंकड़ा हमने छुआ तो शानदार तेजी 9,901 इन लेवल्स पर डेज हाई के करीब हम बाजार दमदार 10,000। ये था बेहतरीन सफर निफ्टी का, जो अनिल हमारे पुराने कुछ कलीग्स की याद आ गई। बिल्कुल, सबकी। और काफ़ी कुछ हमारे साथ है जो कहते हैं कि पेशेंट इन्वेस्टर्स है वो। तो हम यहाँ हैं तो हम अभी भी 10,000 देख रहे हैं। 10,000 नहीं, 20,000 भी देखेंगे, 30,000 भी देखेंगे। और निफ्टी पर यही सिलसिला हम आप सबके साथ आगे और बढ़ते देखना चाहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जितना आप ऊपर जाते हैं दीपेंद्र सर, मौके थोड़े कम हो जाते हैं, निवेश के मौके ढूंढना मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में आप जैसे एक्सपर्ट्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, जो वाकई में जानते हैं कि किस लेवल पर क्या खरीदारी करनी। तो ये बताइए, इन लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए, यदि हाँ तो कहाँ? तो इसमें सर दो बातें हैं। आज के दिन जिसने बाजार में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया या बहुत कम इन्वेस्ट किया है, उसके सामने एक दुविधा है, डायलेमा है कि ये बात सही है कि अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही है इतनी जितना हमने उम्मीद रखी थी, लेकिन अंदरूनी जो हीलिंग है, अंदरूनी जो पॉलिसी मिक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस मिक्स है देश की, काफ़ी बदल चुकी है। तो लॉन्ग टर्म बहुत ही बढ़िया लग रहा है। शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस आती रहती हैं। हमने डिमोनेटाइजेशन के वक्त, नोटबंदी के वक्त ये देखा, GST इंप्लीमेंटेशन में थोड़ी सी स्लोडाउन दिखती। तो ऐसे समय पर हम जो सोच रहे हैं वो ये है कि अपनी ऑफिसेज में बैठकर कोई एनालिसिस करने से बेहतर हो कि बाहर जाकर देखें कि दुनिया कैसे बदल रही है और उस बदलाव में कोई सस्टेनेबल चेंज है या नहीं, और कहां पर सबसे ज्यादा तकलीफ थी जहां पर सुधरने की उम्मीद है, या कहां सबसे ज्यादा हम लोग कंप्लेसेंट हो गए कि हाँ यहाँ तो बहुत बढ़िया ही चलेगा और यहाँ पर रिस्क दिखता है या नहीं दिखता है। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि अपने देश का जो एक बहुत ही बड़ा जो राज्य है, जो शायद आज़ादी के बाद से बाकी देश को लैग करता आया है, या पहले 1 या 2 डेकेड्स में जो ठीक ठाक चला था लेकिन उसके बाद काफ़ी सैग किया। तो हमने उत्तर प्रदेश की एक यात्रा की जी। 2 सप्ताह हम लोग करीब 1600 किलोमीटर ड्राइव करके इतने बड़े एक राज्य से हमने राज्य में ड्राइव किया और बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे सेक्टर्स पर लोगों से मिल के बातें की और देखा कि वहाँ क्या तब्दीली आ रही है। तो आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, CM योगी मदद कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं? और मैं आपकी वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, कुछ NBFCs पर आप बुलिश थे? जी। तो इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश बाकी देश के पीछे है, काफ़ी पीछे है, और ये कहने में कोई हमें संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारत भी बाकी विश्व के काफ़ी पीछे रहा था और रहा है आज भी, लेकिन भारत में एक तब्दीली आई है। 3 साल पहले हमने सरकार बदली है और हमने एक नई पार्टी को एक नई दिशा से हम लोग देश को देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, और बहुत सारे बोल्ड चेंजेस हुए हैं अपने देश में 3 सालों से। तो विश्व में जो पोजीशन भारत की है वो भारत के अंदर पोजीशन यूपी की है, और मानिए ना मानिए 3 महीने पहले यूपी में भी एक तब्दीली हुई है, 3-4 महीने ऑलमोस्ट होने को आ गए। और जिस तरह से भारत विश्व की रैंकिंग्स में लगार्ड माना जाता था, लेकिन इंटरेस्ट बदल गया पूरा, भारत पर ओपिनियन बदलने लगे हैं। हमें लगता है कि कुछ दिनों में यूपी पर ओपिनियंस बदलेंगे और NBFCs पर, जैसा कि आप पूछ रहे थे, इसका काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यूपी में कई क्षेत्रों में अभी तक बैंकिंग पहुंची नहीं है और वहां पर NBFCs ही फाइनेंसिंग कर रहे हैं। जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, जो
जो साहूकार होते हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, तो हमने वहाँ पर बहुत एक्शन देखा है और हमको लगता है कि एनबीएफसीज की ग्रोथ पर तो कोई आंच नहीं है अगर यूपी कोई इंडिकेशन है तो। बिल्कुल। और इस बीच 10,000 के इस बड़े आंकड़े को छूने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है बाजार में। अब 15 अंक नीचे सेंसेक्स है, 5 अंक नीचे निफ्टी है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नीलेश भाई, स्वागत है एक बार फिर से आपका, और बधाई आपको खास तौर से इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे याद है 1996 से 1999 2000 के बीच में मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन किया करता था और तब मुझे पता था कि इतना मुश्किल काम था लोगों को ये कॉन्फिडेंस देना कि म्यूचुअल फंड आपकी वेल्थ बनाकर दे सकते हैं। आप जैसे फंड मैनेजर्स उस जमाने से अब तक इतनी मेहनत करते हुए जो कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के निवेशकों में पैदा कर चुके हैं, जिसकी वजह से आज एसआईपी के जरिए हो या फिर हर महीने बड़ा पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है, तो मैं अगर आज निफ्टी पर 10,000 के आंकड़े की सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी एक वर्ग को देना चाहता हूं तो वो हमारे हिंदुस्तान के म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने सबसे बड़ा काम किया है। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया अनिल जी, हम भी इसी मार्केट के एक हिस्सा हैं और जब रामचंद्र जी लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे तो जो खिसकोली कहते हैं हम गुजराती में, स्क्विरल कहते हैं इंग्लिश में, वो भी अपने तरफ से छोटे छोटे पत्थर डाल रही थी। हम उस स्क्विरल के बराबर हैं, हमने भी अपना छोटा सा सहयोग दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है इस सेतु को बांधने के लिए जो 1000 की निफ्टी को 10,000 तक लेके आया है और कोशिश यही रहेगी कि इससे हम और आगे लेके जाए। एंड बहुत खुशी होती है आज जब हम रास्ते पे जा रहे हैं और कोई इन्वेस्टर, एक बूढ़ा बुजुर्ग इन्वेस्टर सर पे हाथ रख के कह देता है कि बेटा तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारे फंड ने अच्छा रिटर्न दिया, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो ये 15-20 सालों की जर्नी में ऐसी अपार दुआएं हमने इकट्ठी की है और इसीलिए अब एक बोझा भी लगता है कि हमें लोगों के ड्रीम्स मैनेज करने हैं, हमें लोगों को पैसा बना के देना है एंड इस वॉलेटाइल मार्केट में इस तरह से उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है कि वो इन्वेस्टर बने रहे। फॉर्चुनेटली पिछले 15-20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि यस, हम शॉर्ट टर्म में मार्केट को परखने में, पहचानने में गलत हो जाते हैं, पर जनरली लॉन्ग टर्म में सही आ रहे हैं। तो एक दायित्व है, एक जिम्मेवारी है और एट द सेम टाइम मतलब फ्यूचर की तरफ और भी उम्मीद से देख रहे हैं हम इस वक्त। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स हमेशा सही पड़े हैं नीलेश भाई, और आप जैसे फंड मैनेजर्स ने कमाल करके दिखाया है। ये बताइए फिर आज इस पड़ाव पर कौन से ऐसी आकर्षक सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि यहाँ से और ऊपर जाएंगे जब बाजार में तेजी होगी, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप इन स्तरों पर खरीदना नहीं चाहते, दूर रहना चाहते हैं, वो सूची भी हमसे शेयर करें। सो क्लियरली बाज़ार में कई ऐसे सेक्टर हैं या कुछ ऐसे स्टॉक है जहाँ पे आज बिकॉज ये स्टॉक्स या सेक्टर नहीं चले हैं इसलिए लोग उसमें निवेश कर रहे हैं। कुछ ऐसे पेनी स्टॉक है जहाँ पे लोग इसलिए निवेश कर रहे हैं बिकॉज उसमें उछाल आता हुआ दिख रहा है, 8-10% एक ही दिन में जंप हो रहा है। तो मेरे हिसाब से बाज़ार में इस वक्त ध्यान रखना चाहिए, सिलेक्टिव रहना चाहिए और अच्छी कंपनीज में जहाँ पे ग्रोथ की विजिबिलिटी है उसी में निवेश करना चाहिए। ये बाज़ार अपनी फेयर वैल्यू के बराबर चल रहा है एंड उम्मीद है इसमें फ्यूचर के लिए कि 1 ब्याज के दरों में कटौती होगी, 2 जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होगी और 3 जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे सितंबर, दिसंबर और मार्च, इसमें कुछ बेस इफेक्ट की वजह से एक अच्छा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखेगा। तो वो एक आपको उम्मीद देगा कि अर्निंग्स रिकवर हो रही है। सो बाज़ार आज बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को डिस्काउंट करके बैठा है और इसीलिए आदमी को, निवेशक को सिलेक्टिव रहना पड़ेगा इस बाज़ार में निवेश करने के लिए। ओके, तो नीलेश भाई एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ख़ास तौर से, क्योंकि अब इतने उच्चतम स्तरों पर हम ट्रेड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि खतरे भी होते हैं, रिस्क भी होती है और
आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर की समस्या यही है कि वो बड़े लेट एंटर करते हैं और उसके बाद में जैसे ही करेक्शन आता है वो बेच कर निकल जाते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं या गलत चीज़ खरीद लेते हैं हायर लेवल पर। फिर वो कहते हैं कि हमारा पैसा मार्केट में बनता नहीं। मैं हेमंत, इस वीकेंड पर मैं एक सूरत में स्पीच में गया था, तो तब मैंने एक बात कही थी विद ड्यू रिस्पेक्ट आप सबके लिए नीलेश भाई, वो मैंने ये कहा कि जब आपको 2% फीस में कोई नीलेश शाह, कोई नवनीत मुनोत, कोई सुनील सिंघानिया, कोई रामदेव अग्रवाल जैसी ब्रेन्स मिलती, इतने दिमाग वाले, इतने बड़े दिग्गज, इतने लीजेंड आपके लिए दिन रात 24 घंटे 1.5-2% में काम कर रहे हैं, तो इन्हें आप हायर क्यों नहीं कर लेते? मतलब म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों नहीं कर लेते? एग्जैक्टली आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए, ये आपके लिए दिन रात काम करेंगे और लगातार कंसिस्टेंट रहें। अच्छा, कल कई लोग कह रहे थे कि अब करेक्शन कब आएगा? जो लोग मिस कर चुके हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब गिरे, तो ये धारणा भी देखिए लोगों की बहुत गलत है। धीरे धीरे पैसा लगाते चलिए बाजार में और गेन्स कमाते चलिए। तो नीलेश भाई, फिर 10,000 के लेवल पर नए खिलाड़ियों के लिए जो उतरना चाहते हैं इस वक्त बाजार में, उनके लिए क्या सही तरीका है? इसमें अनिल जी 2 तरीके होते हैं। एक है एकलव्य जैसा तरीका कि जिस निष्ठा से, जिस अनुशासन से एकलव्य ने खुद सीखा, वैसे आप भी मतलब बैलेंस शीट देखिए, मैनेजमेंट को मीट करिए, कंपनी के बिजनेस मॉडल परखिए, समझिए, मार्केट के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को समझिए, वॉलेटिलिटी को अपनाइए, एंड धीरे धीरे करके आप एकलव्य की तरह माहिर हो जाएंगे। फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी कौन सा स्टॉक लेने का और किस लेवल पे निफ्टी है। अगर आपके पास एकलव्य जैसी निष्ठा और अनुशासन नहीं है तो फिर आप कुंभकर्ण स्टाइल इन्वेस्टमेंट की कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें निवेश करिए और 14 साल के लिए उसे भूल जाइए। 14 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें रिटर्न आएगा, किस में कुछ ज़्यादा आएगा, किस में कुछ कम आएगा। एंड ये कुंभकर्ण स्टाइल इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से तकरीबन 11-12 साल पहले देखें तो आज जिस लेवल पे निफ्टी है उसी लेवल पे सेंसेक्स था। एंड हो सकता है कि आने वाले 14 सालों के बाद निफ्टी वहाँ पे हो जहाँ पे आज का सेंसेक्स है। सो आइधर एकलव्य बनिए, नहीं तो कुंभकर्ण बनिए। अगर ये दोनों आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू निवेश कर सकते हैं अगर आपका न्यूट्रल वेट असेट अलोकेशन में है, कि अगर आपको इक्विटी में 50% आपकी वेल्थ लगानी है और आप तकरीबन उसके आसपास है, तो आने वाली इनकम में से आप SIP करते रहिए हर महीने को, कभी ऊपर की मार्केट में, कभी नीचे की मार्केट में। अगर आप अंडरवेट है तो आपको जितना गैप भरना है, लेट्स से आप 20% असेट अपने इक्विटी में लगाई है और आपका टारगेट है मुझे 50% पे जाना है, तो उस 30% वेल्थ को 24 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दीजिए और हर 15 दिन पे कुछ लगाना चालू करिए। अगर मार्केट में करेक्शन आया तो आप 3-4 इंस्टॉलमेंट को एक साथ जमा करके डाल सकते हैं। अगर नहीं करेक्शन आया तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहिए, उस तरह से आपकी एक एवरेज हो जाएगी। सो अंडरवेट है तो सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान करिए म्यूचुअल फंड में, न्यूट्रल वेट है तो SIP करिए, और अगर आप ओवरवेट इक्विटी है तो प्रोबेबली ये एक टाइम है जहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। सो मार्केट को देखने से ज़्यादा आप अपने आप को देखिए, एकलव्य बनना चाहते हैं, कुंभकर्ण बनना चाहते हैं, या म्यूचुअल फंड सही है उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो रामायण के जो बाजार को अगर जोड़ना है तो अगर किसी से सीखना चाहिए तो नीलेश भाई तो ऑलराउंडर है। मतलब मैं बताऊं, न सिर्फ महाभारत रामायण बल्कि अगर आप क्रिकेट से जोड़ना हो तो भी नीलेश भाई का मुकाबला नहीं है। फिलहाल शो खत्म करने का वक्त आ रहा है, तो नीलेश भाई आपसे, दीपेन सर, वागले जी, मयूरेश जी, कुणाल सर, आप सबसे विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया इस ऐतिहासिक दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच सालासर टेक्नो की दमदार लिस्टिंग होने की तैयारी होनी चाहिए। 273 गुना जो इशू भरा है, तो 140 रुपये प्रीमियम के आसपास लिस्ट होने की तैयारी में। सालासर आज का स्टार परफॉर्मर कहा जाएगा 260 रुपये के आसपास। दिन बड़ा बढ़िया चुना है इन्होंने लिस्टिंग का। 108 रुपये की इशू प्राइस और 260 रुपये, 9,500 करोड़ रुपए की जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं 150 रुपये ऊपर लिस्ट होता हुआ 262-250 का लेवल। 36 करोड़ चाहिए तो खाली कंपनी को, और लोगों ने दिल खोलकर 9,500 करोड़ की एप्लीकेशन लगाई है। ये है तेजी के बाजार का कमाल, छोटे IPO में बड़ा धमाल। तो
इतिहास बनने का दिन लगातार है। बस अनिल, जो 10,011 का आज हमने हाई लगाया है ना, इसके ऊपर 10,000 के ऊपर समाप्ति हो जाए तो फिर ये कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। बिल्कुल, आइसिंग ऑन द केक। चलिए, तो ये है पहला सौदा, लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 10,000 से आगे की यात्रा आशीष के साथ। धन्यवाद आपको। और अब एक्चुअली इक्विटीज से यहाँ पे पूरा जोश था, लंबा तगड़ा लाइनअप था। आज वैसे ही कमोडिटीज में भी इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशंस होंगे। आपकी स्क्रीन पर अब कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग आएगी। कच्चा तेल सबसे पहले ध्यान रखें, कल जो बैठक हुई थी ओपेक नॉन ओपेक के बीच में, वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग आउटकम्स आए हैं। एक तो सऊदी अरेबिया तैयार हो गया है पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रोडक्शन घटाने के लिए। अगस्त के महीने में 1 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास प्रोडक्शन घटाएगा। और दूसरी खबर है कि नाइजीरिया को इन्होंने अपने कार्टेल में इंक्लूड कर लिया है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कल दिन भर कच्चे तेल में मोमेंटम था और आज भी भारतीय बाजारों में आधे % के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ 3011 के लेवल्स पे इस समय ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। कच्चे तेल के अलावा फोकस में रखना चाहिए आपको सोना। 1 महीने के हाईस पे गोल्ड इस समय कामकाज कर रहा है। और क्यों ये मजबूती है? जो डॉलर ठंडा पड़ रहा है, डॉलर में नरमी है, डॉलर में जो कमजोरी आ रही है और साथ साथ अमेरिका में जो पॉलिटिकल कंसर्न्स जो बनी हुई हैं, उससे सोने को तूल मिला है। हालांकि आज तो फ्लैटिश रुझान है इंटरनेशनल मार्केट्स में, भारतीय बाजारों में भी एकदम एक फ्लैट सोने और चांदी में ओपनिंग होती हुई। लेकिन सोने के लिहाज से इंपॉर्टेंट है आपको ये बता दूं कि आज FOMC की, यानी कि अमेरिका की जो फेड है, जो कमिटी है, जो ब्याज दरें डिसाइड करती है, उसकी 2 दिनों की बैठक की आज से शुरुआत होनी, जिसका आउटकम कल देर शाम आएगा भारतीय समय अनुसार। तो उस बैठक से पहले भी हम देख रहे हैं सोने में आज थोड़ी सी कामनेस, कल के अच्छे मोमेंटम के बाद। लेकिन हैविंग सेड दैट, 1 महीने के हाईस पे यहाँ पे भी ट्रेड्स होते हुए, तो सोना और चांदी आपकी स्क्रीन पे वो ओपनिंग आती हुई। बेस मेटल्स अब आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए, और वहां पे कॉपर इंटरनेशनल मार्केट्स में 1.25% का उछाल, और उसी तर्ज पे भारतीय बाजारों में भी 1% के आसपास की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। एल्यूमिनियम 0.5% का उछाल, 45 पैसे मजबूत होता हुआ। लेड में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट ₹1 का उछाल है, 2.5% की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ। निकेल में ₹5.5 की मजबूती है, ऑलमोस्ट 1% की मजबूती के साथ शुरुआत। जिंक में 2.5% का उछाल, 180-181 रुपए के लेवल्स पर इस समय कामकाज होता हुआ। और एग्री कमोडिटीज क्विकली आपकी स्क्रीन पे आनी चाहिए। चना ½ का उछाल। इसके अलावा सोया ऑयल ₹3.20 के आसपास कमोडिटीज आती रहेंगी आपकी स्क्रीन पे ओपनिंग पे। लेकिन आज कमोडिटी ओपनिंग पे बातचीत करने के लिए हमारे पास मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी साहब और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ते हुए, आप दोनों का ही स्वागत है। और नवनीत, पहले आपके पास, पहले तो सोना बताएं, इंपॉर्टेंट दिन है, 1 महीने के हाईस पे ट्रेड कर रहा है। आज बैठक जो शुरू होने वाली है उससे पहले क्या खरीदारी करने के मौके हैं या छोड़ दूं? हाँ जी, मुझे लगता है कि ये बैठक काफी इम्पोर्टेंट इतना नहीं रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि मोर सो ये इसकी जो पॉसिबिलिटी है कोई डिसीजन आने की वो बहुत डिम है। और काफी दिनों से हमने गोल्ड में अच्छी रैली देखी है, तो ये थोड़ा कूल ऑफ पीरियड हो सकता है आज इवेंट से पहले। मुझे लगता है कि आज के सेशन के लिए थोड़ा प्रेशर रह सकता है मार्केट्स में। 28,550, 28,500 के आसपास सेल किया जाए, 28,750 का स्टॉप लॉस लगाइए। 28,250 तक के लेवल बहुत शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। ओके, अच्छा नवनीत, आपसे ही फिर कच्चा तेल, अच्छा मोमेंटम, इंटरेस्टिंग खबरें वो सेंट पीटर्सबर्ग से आती हुई कच्चे तेल में, वो इसलिए तूल पकड़ता हुआ यहाँ पे बाय कर डालूं सर? खबरें वाकई अच्छी हैं और अभी तक पूरा तरह से डिस्काउंट नहीं हुआ है भाव में, या हो गया? जी, मुझे लगता है कि काफी हद तक काफी कुछ डिस्काउंट हो चुका है क्रूड ऑयल प्राइसेस में। टेक्निकली भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, फंडामेंटली भी हमने देखा है कि जो कल की खबरें थी काफी मिक्स थी, उनका बायस पहले एक नीचे रिएक्शन नीचे की तरफ आया, फिर लास्ट में अच्छी पुल बैक के साथ क्लोज हुआ है। आज भी मार्केट थोड़ा फॉर्म ट्रेड हो रहा है, पर मेरा मानना यह है कि थोड़ा सेलिंग का स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। 3015 के आसपास सेल किया जाए, 3055 का स्टॉप लगाइए, 2950 2940 तक के टारगेट देखने मिल सकता है। अच्छा अनुज, चना कल 5,000 रुपए के नीचे का स्तर छू चुका था, आज इसमें क्या स्ट्रैटेजी होगी, कोई कॉल बनता है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, अगर देखें तो चने के अंदर जो ट्रेंड बना है वो नेगेटिव ही बना है, क्योंकि हमने देखा है कि फंडामेंटल साइड पे जाए तो सप्लाई स्ट्रांग है, कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छा है, होल्डिंग जो है वो काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बिकवाली का माहौल है चने में रह सकता है। हालांकि थोड़ा बाउंस हुआ है, बट मुझे लगता है कि सडन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी तो करीबन 5,050 के आसपास चने में बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 5110 का रहेगा, टारगेट 4920 तक देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पल्सेस के अंदर हमें लगता है कि गिरावट का माहौल रहेगा, तो चने के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। ओके, चना बेचने के मौके होंगे। अच्छा, जाते एक बात बताएं, राजस्थान में बारिश आज भी जारी है, ऐसे में ग्वार पर आपका क्या नजरिया बन रहा है सर?
देखिए ग्वार सीड और ग्वारकम के अंदर देखें तो जो एरिया है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और जो सोइंग है वो लास्ट ईयर से काफी अच्छी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आने वाला जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार रहेगी वो अच्छी हो सकती है। हालांकि कहीं ना कहीं देखें तो जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी इस बार काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा तेजी ग्वार सीड या ग्वारकम में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर भी हम सल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखेंगे तो ग्वार सीड के अंदर 3440 के आसपास बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 3470 का रहेगा। टारगेट हमें लगता है 3350 तक देखने को मिल सकता है। और अगर ग्वारकम की बात करें तो हमें लगता है कि नीचे करीबन अगेन 6,900 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वार सीड और ग्वारकम के अंदर बिकवाली करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये वो स्ट्रैटेजीज आज आपके लिए। नवनीत जी, अनुज जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग इक्विटीज ट्रैक करते हैं तो आपको भी कंग्रेचुलेशन सर। 10,000 के ऐतिहासिक स्तरों पर भारतीय बाजार पहुंचता हुआ। और आज इस इंटरेस्टिंग दिन प्राइमरी मार्केट्स में एक डेब्यू, प्राइमरी से सेकेंडरी मार्केट में डेब्यू भी बड़ा तगड़ा हुआ है। ये आज जो लिस्टिंग होनी थी, एक फिक्स प्राइस आईपीओ था, सलासर टेक्नो, इस कंपनी की लिस्टिंग हुई। जबरदस्त रिस्पांस, 273 टाइम्स ये 36 करोड़ रुपए का इश्यू भरा था। तो एक्सपेक्टेड था कि जबरदस्त लिस्टिंग होगी उस इश्यू प्राइस या सब्सक्रिप्शन नंबर्स को देखते हुए। और अपने भाव से 150% के प्रीमियम पर 160 रुपए ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ आपकी स्क्रीन पर। और इस स्टॉक पे क्या हमारे पास एनालिस्ट हैं? नहीं, शायद नहीं है। मैं कोशिश करूंगा किसी एक्सपर्ट से बातचीत करने की। अगर आपके पास है या नहीं है तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस कंपनी को लेकर, इस पर बातचीत होगी। और इसी कंपनी के मैनेजमेंट से भी आगे बात होगी, इस तरह के जबरदस्त रिस्पांस का क्या रीजन था और आगे आउटलुक प्रोजेक्टरी कैसी रहने वाली है। लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद किरण जाधव जुड़ेंगे मेरे साथ। तो निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी उनसे जानेंगे इस ऑल इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक दिन में। दमदार